नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात कोरोना संकट और देश के हेल्थ सिस्टम की। दशकों से देश में सरकारें निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। हेल्थ सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। सालों से स्वास्थ्य सेवाओं में पब्लिक सेक्टर की अनदेखी के बाद आज हालात ये हैं कि हर 5 में से 4 डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहे हैं। वहीं देश के अस्पतालों में मौजूदा कुल बेड्स यानी जो बिस्तर होते हैं मरीजों के, उनमें करीब 80% निजी अस्पतालों के पास हैं। बावजूद इसके कोरोना से जंग के मोर्चे पर निजी अस्पतालों की भागीदारी काफी कम दिख रही है। इस महासंकट के समय ज्यादातर निजी अस्पतालों ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इनमें से ज्यादातर वो अस्पताल हैं जो सरकार की तरफ से सस्ते दामों पर दी गई जमीन पर बने हैं और जिन्हें सरकार ने कई तरह की दूसरी सहूलतें भी दी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब संकट की घड़ी में सरकारी अस्पताल ही काम आ रहे हैं तो फिर निजी अस्पतालों का क्या काम? क्यों नहीं देश की स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए? अगले आधे घंटे में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल, जेएनयू के सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विकास वाजपेयी, अमेरिका से फ्लोरिडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सेस हेल्थ केयर के सीईओ और एमडी इंटरनेशनल मेडिसिन परीक्षित सिंह और प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी। सबसे पहले बात करेंगे हम डॉक्टर भट्टी से। डॉक्टर भट्टी, अभी जो सिनेरियो और जो हमने बात की, क्या लगता है कि निजी अस्पताल जो कि पूरी तरीके से कहा जाए कि देश फिलहाल उन्हीं पर निर्भर है क्योंकि सरकार तो बमुश्किल जीडीपी का 1% खर्च करती है, उनकी जो भूमिका नजर आ रही इस कोरोना के संकट के समय, वो क्यों इतनी कम है? क्या सरकार की नीति है या फिर ये अस्पताल ही सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के सिद्धांत पर चलते हैं? जी, ये तो पिछले साल से ही इस चीज को काफी ज्यादा रेस किया गया कि जब से नीति आयोग पॉलिसीज बनानी शुरू हुआ, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर एक सिंकिंग शिप है, डूबती हुई नाव है और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा दिया गया। उस समय से ही बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने इस इशू को रेस किया कि जब कभी आपदा की स्थिति आएगी तो पब्लिक सेक्टर ही काम आएगा और प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ खड़े कर देगा। और आज वो बातें जो हैं वो सच हमारे सामने नजर आ रही हैं, जबकि 75 to 80% इंडिया का हेल्थ केयर जो है वो प्राइवेट के पास है। बेड्स जो हैं मोस्टली वो उनके पास हैं, मैन पावर उनके पास है। मतलब अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर मोस्टली ऑलमोस्ट 80% प्राइवेट सेक्टर के पास है। लेकिन जब सर्विसेज देने की बात आती है तो वो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बना के, जैसे अभी उनके पास बहुत सारे बहाने हैं कि हमारी जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उनको हो रहा है इसलिए हम सर्विसेज नहीं दे पा रहे, हमें शट डाउन करने पड़ रहे हैं। या फिर उसके अलावा वो उनको और इश्यूज हैं कि हम लोग जो है कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम उसे बेयर नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट मतलब अल्टीमेटली कोई ना कोई बहाना लगा के सारे की सारी जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर डाल रहे हैं कि सरकार इसका कोई तरीका निकाले तभी इसका हल होगा, नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और ये आज की डेट में ये हमारे मतलब ये चीज इतिहास में दर्ज होगी कि जब पैंडेमिक आया, जब इस देश को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत थी, उस वक्त जो है हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपने मुनाफे को देखते हुए अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अग्रवाल, पिछले कुछ दशकों में ऐसे चमचमाते अस्पताल बने हैं जिनकी शायद पिछली पीढ़ी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटल है। लेकिन आज जब देश एक बहुत भयानक संकट से गुजर रहा है तो ये तमाम जो अस्पताल हैं और उनके डॉक्टर हैं उस भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि 80% संसाधन उनके पास हैं। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इस वक्त में 80% जो पॉलिसीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए होनी चाहिए। सरकार का सारा बजट गवर्नमेंट के पास जाता है। आज गवर्नमेंट के पास में अगर कोविड को भी लेके चलें तो पूरा मैनेज करने की ना उनकी कैपेसिटी है ना वो कर पाएंगे। फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर में जो मोर्टेलिटी रेट है कोविड का वो 0.8 पर मिलियन पॉपुलेशन है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश को हम लेके चलें तो जो मोर्टेलिटी रेट है 0.5 पर मिलियन पॉपुलेशन है। अमेरिका में, यूरोप में ये 150 से ज़्यादा पर मिलियन पॉपुलेशन है।
तो इंडिया इस वक्त में बचा हुआ है इस बीमारी से, क्योंकि पूरे एशियंस बचे हुए हैं, क्यों हमें पता नहीं। लेकिन अगर हमारा हाल इटली वाला हो जाता या अमेरिका वाला हो जाता तो हम इसको मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए हमारे को किसी भी हालत में भारत सरकार को, जापान की तरह भारत सरकार को प्राइवेट सेक्टर को मिलके काम करना चाहिए, तभी हमारे कंट्री को हमें अपग्रेड कर सकते हैं। जो जापान का जो पूरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलके हेल्थ केयर को चलाते हैं, अलग अलग नहीं। जी डॉक्टर अग्रवाल, आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ समस्या ये है कि प्राइवेट सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा मदद दी गई है, लेकिन सरकार जिसको जिम्मेदारी उठानी थी कि वो खर्च करती स्वास्थ्य सेवाओं पर, जैसा पहले डॉक्टर भट्टी ने बताया कि नीति आयोग का पिछले दिनों से लगातार ये कहना रहा है कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए, और नतीजा यह है कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि हर 1000 लोगों पर, 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, तो भारत में 11,082 लोगों पर एक डॉक्टर है, और बिहार जैसे प्रदेशों में तो वो 28,000 से ज्यादा है, ये अनुपात है। आपने अमेरिका की बात की जहां अब तक लगभग 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या जिनकी जान गई है। वहां पे परीक्षित सिंह, माफ करिएगा, हमारे साथ फ्लोरिडा से जुड़ गए हैं डॉक्टर परीक्षित सिंह, CEO एक्सेस हेल्थ केयर। डॉक्टर साहब, आपके अमेरिका की बात हो रही थी, बहुत महाबली है, महाशक्तिशाली है, लेकिन वायरस के सामने बहुत कमजोर दिख रहा है। क्या इसकी वजह वो नहीं है जो कि हमने पिछले दिनों माइकल मूर की फिल्म सीको, जो डॉक्यूमेंट्री बहुत मशहूर हुई है, उसमें देखा था कि कैसे इंश्योरेंस कंपनियों के जाल में आम अमेरिकी दरअसल एक गुलाम की स्थिति में है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ चुकी है। परीक्षित जी नमस्ते। जी, यहाँ पे सब प्राइवेट सेक्टर है, तो उसके कारण से जो कंट्रोल्स जो भारत में है वो यहाँ पे नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में तो अब आप देखो, फी फॉर सर्विस जैसे जो भी सर्विस दी जाए उसके लिए पैसे चाहिए उसी वक्त। तो उस कारण से अमेरिका की अलग ही समस्या है कि उसको पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर पे उसका निर्भरता है। और आप जो अभी कह रहे थे कि भारत में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कमज़ोर है, ये बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से भारत को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि वो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट हो जाए। यूएसए में अब क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया गया। बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं यहाँ पे, पर मैंने तो ये देखा कि हॉस्पिटल चेन्स नुकसान पाने के बावजूद इसमें साथ साथ कंधे से कंधा जोड़कर सरकार के साथ काम कर रही हैं। और किंतु ऐसा नहीं है कि ये मुफ्त में कर रही हैं, सरकार इनको पैसा काफ़ी खुले तौर से दे रही है, जितना दे सकती है। तो यहाँ ऑर्गेनाइज्ड बहुत है प्राइवेट सेक्टर, और जो हॉस्पिटल्स जो हैं वो इतने ऑपरेशंस इनके इतने क्लियरली चलाए जाते हैं, इतने ग्रैन्युलर डिटेल में चलाए जाते हैं कि इनको हर एक बिस्तर का पता होता है कि कितना खर्चा है, कितना पैसा मिलना चाहिए। वो एफिशिएंसी अभी हमारे सिस्टम में है ही नहीं। पर उसका नुकसान ये है कि यूएसए में इतनी एफिशिएंसी है कि वो फिर सरकार पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाती है। तो आपकी बात एकदम सही है कि ये इंश्योरेंस और हॉस्पिटल्स यहाँ पे आपने एक बहुत, डॉक्टर परीक्षित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो अमेरिका ने गलती की है कि पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया, जहां मुनाफा ही भगवान है, और उसका नतीजा यह है कि आज अमेरिका में अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो शायद आपका प्रवेश भी किसी अस्पताल में नहीं हो सकता है। और इंश्योरेंस भी एक पूरा एक तंत्र है जिसमें दरअसल लोगों को क्लेम देने से ज़्यादा क्लेम नकारने की बात होती है। इसलिए मैंने माइकल मूर की सीको की बात की थी, उस डॉक्यूमेंट्री की जो पिछले दिनों अमेरिका में बहुत चर्चित हुई थी। डॉक्टर विकास वाजपेयी JNU से जुड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे साथ। डॉक्टर वाजपेयी, आप क्या देख रहे हैं इस संकट के समय? क्या हम नीतिगत रूप से कहीं पुनर्विचार की स्थिति में नहीं पहुंच गए हैं कि हमें सोचना चाहिए कि सरकारें, खासतौर पर जैसे ब्रिटेन में या फ्रांस में, कि कम से कम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें पूरी तरीके से
लोगों के अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए, R&D पे खर्च होना चाहिए, ताकि ऐसे संकट के समय हमारे पास न दवाओं की कमी रहे, न डॉक्टरों की कमी रहे, और लोग भी इस उम्मीद में रहें कि सरकार उनके साथ खड़ी है। देखिए, पुनर्विचार हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से जहां तक सरकार का सवाल है, इस देश के शासक वर्गों का सवाल है, तो उनकी तरफ से कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा। मैं आपको सिर्फ जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 में पारित हुई, उसमें से एक वक्तव्य पढ़ के सुना दूं। सरकार खुद लिखती है, द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हेविली इन लास्ट 25 years इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव इकोनॉमिक क्लाइमेट फॉर हेल्थ इंडस्ट्री। और उससे पहले जो ड्राफ्ट हेल्थ पॉलिसी आई थी, उसमें ये लिखा गया था, गिवन दैट प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट्स विद इन द लॉजिक ऑफ द मार्केट एंड दैट दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी थ्रू देयर कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ रेट एंड बाय नेशनल अर्निंग्स फ्रॉम medical tourism, there need not be any major effort to persuade them to care for the poor. ये एक तीसरी दुनिया के गरीब भारत जैसे देश में उसकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में ये बयान, ये वक्तव्य दर्ज हैं सरकार द्वारा खुद। ये मेरी तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो जब नियत ये है कि गरीबों की सेवा करने के लिए इनको बाधित ना किया जाए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म के जरिए ये अपनी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो क्या जो सार्वजनिक अस्पताल हैं, इनका कोई योगदान अर्थव्यवस्था में नहीं है? ठीक है, जितनी बड़ी पैमाने पे आज कोविड का मामला है, इससे पहले भी जितनी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, टीबी है, उससे कौन मुकाबला करता है? जैसा भी करता है वो, अगर आपने अपनी टांग खुद ही तोड़ रखी है तो आप रेस में बहुत कमजोर तरीके से भागेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन ये सारा जिम्मा सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं पर आता है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि कुछ बुनियादी अधिकार हैं जो कि मुनाफे के दायरे से बिल्कुल बाहर होने चाहिए, ठीक है। ये कहना कि हम आयुष्मान भारत के जरिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे, ये सब जो है, इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं बिल्कुल दुनिया भर में कि ये काम नहीं करता इस तरीके से। आज अमेरिका की जो दशा है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। इट हैज द मोस्ट हाईली प्राइवेटाइज, सबसे ज्यादा उसका प्राइवेटाइज हेल्थ सेक्टर है। और शायद इसलिए भी डॉक्टर साहब की वहां पर जो बेसिक साइंस है उसकी जगह अप्लाइड साइंस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा। दवा बने, दवा की बिक्री हो, डॉक्टर्स को कमीशन हो, अस्पतालों को मुनाफा हो। लेकिन आने वाले दौर में किस तरह से वायरस या आने वाली बीमारियों को लेकर मुकाबला होना चाहिए, साइंस का या साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो माहौल बनना चाहिए, वो एक बड़ा विषय है। हमें ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए राजनीति के साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल पर, खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर इस कोरोना काल में किस तरीके से मोर्चे से पीछे नजर आ रहा है। डॉक्टर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष IMA, हमारे साथ हैं। डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, आपने पिछले ब्रेक के पहले जो बातचीत हुई थी उसमें जापान का उदाहरण दिया था, लेकिन उदाहरण फ्रांस का भी है, ब्रिटेन का भी है, कनाडा का भी है, और उन तमाम देशों का जो हमसे पड़ोसी देश हैं, जिनका आपने भी जिक्र थोड़ा किया, मालदीव, भूटान, ये सब हमसे ज्यादा खर्च करते हैं GDP का। तो जो पूरी सरकार की नीति है,
आज उस पर सवाल उठ रहे हैं। आपने बहुत अपने जो को पैनलिस्ट हैं उनको सुना, आपको अब भी लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है? सरकार क्या कहती है कि हमारा जो खर्चा है वो पूरा नहीं होता, तो हम जीडीपी का क्यों बढ़ाएं। सरकार ये नहीं सोचती कि वो सिर्फ 20% लोगों को देख रहे हैं। तो जो सारा सरकार का जो खर्चा है, जो उनका बजट है, वो सिर्फ 20% पॉपुलेशन को होता है। 80% तो प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। ना सरकार उसके लिए खर्चा कर रही, ना सरकार उसको इन्वॉल्व करती है। जो मैंने जापान का मॉडल लिया था वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मॉडल है। जापान के अंदर में क्या होता है कि सारे प्राइजेस प्राइवेट सेक्टर के फिक्स्ड हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो इमरजेंट केयर है वो सरकार करेगी, जो एक्यूट केयर है वो सरकार करेगी, जो प्रिवेंटिव केयर है वो सरकार करेगी। बाकी सारे सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ में उन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया है कि हम सारे पेशेंट्स आपको देंगे, आप इस प्राइस पे काम करोगे। तो एक तरीके से सरकार, जो प्राइवेट सेक्टर को भी काम मिल गया, लेकिन उनका लिमिटेड बजट है। सरकार जो है वो अभी आज की डेट में आदमी रोता कौन है कि एक्यूट केयर के अंदर में सरकार लेती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जाता है, कहता है मेरा घर बिक गया, मेरा जो है आईसीयू केयर में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे सारे केसेस जो हैं, जो एक्यूट केयर है, जो टर्मिनल केयर है, और जो इमरजेंसी केयर है, और जो इमरजेंट केयर है, ये सारी सरकार करे। प्रिवेंटिव सारी सरकार करे। जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं वो सरकार जो है आउटसोर्स कर दे प्राइवेट सेक्टर को एक फिक्स अमाउंट पे, उतने अमाउंट पे जितना सरकार का खर्चा आता है। उस सिचुएशन के अंदर में आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर को कर पाओगे। अभी जो आयुष्मान भारत आया है उससे आप 100% यूनिवर्सल केयर नहीं कर पाओगे। आपको एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिसके अंदर में जापान का मॉडल है और बहुत सारी कंट्रीज के मॉडल। डॉक्टर अग्रवाल, आयुष्मान भारत या इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं वो दरअसल बीमा है, वो इंश्योरेंस है, वो न अस्पताल है न डॉक्टर है। आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा इस समय हालत खराब है, वहां पर जो बंबई का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके जो अस्पताल हैं वहाँ 80% मरीज हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ बमुश्किल 20% हैं। डॉक्टर भट्टी, क्या सचमुच मसला इतना सीधा है कि हम बांट लें और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के जो रेट्स हैं वो निर्धारित हो जाएं, कुछ ये हो जाए कि कौन सी बीमारियों का वो इलाज करेंगे, या कहीं ना कहीं पूरी हमारी अर्थव्यवस्था की जो समझ है जिसमें इससे पूरा मेडिकल टूरिज्म और मेडिकल इंडस्ट्री माना जा रहा है, वहीं पर कुछ समस्या है? डॉक्टर भट्टी जी, इसमें पहली बात तो ये है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना अनरेगुलेटेड है, जो किसी कंट्रोल को नहीं मानता है। इससे पहले भी कितनी बार ऐसा हुआ, गवर्नमेंट्स बार बार इनको प्लीड करती रहती है कि आप जो है अपने रेट्स कंट्रोल रखिए। फिर उसके बाद इवन ईडब्ल्यूएस बेड्स को लेके कितनी बार कहा जाता है कि आप इनको पूरा फुलफिल कीजिए। इवन राज्यसभा की उसमें नोटिफिकेशंस में आया है कि जितने बेड्स इनको 10% ईडब्ल्यूएस बेड्स, 25% ओपीडीज इनको जो है कवर करनी है पुअर के लिए, लेकिन वो कवर नहीं कर रहे हैं, वो उनको वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। तो ये तो वो बातें हैं, जब ये पेंडेमिक हमारे ऊपर नहीं आया था तब भी ये प्राइवेट सेक्टर कभी पॉजिटिवली इसने जो है पेशेंट केयर के लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज हम मिडल ऑफ द पेंडेमिक हैं, वो 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन हो चुका है, कितने सारे नॉन कोविड पेशेंट जो हैं उनकी जान जा चुकी है, कितना 1000 से ऊपर कोविड पेशेंट की जान जा चुकी है। और आज भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो फिर से हाथ जोड़ के प्राइवेट सेक्टर के सामने कह रही है कि आप जो है टेस्ट फ्री में करने की कोशिश कीजिए, आप जो है हॉस्पिटल बंद नहीं करोगे। अभी आज एक नोटिस आया है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे अगर हॉस्पिटल बंद करेंगे। लेकिन सरकार अभी भी इस चीज को नहीं समझ रही है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास मैन पावर है, ये 2 चीजें उनके पास हैं। तो अभी के अभी अगर सरकार सच में पॉजिटिवली कुछ करना चाहती तो पहली चीज है सभी हॉस्पिटल्स की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लेती। दूसरी चीज थी कि उनका जो कॉस्ट का इशू है वो कॉस्ट के इशू को तुरंत बजट पास करती और वहां पे जो है कॉस्ट प्रोवाइड करना शुरू करती, पैसा उसमें डालती, इन्वेस्ट करती कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन और कॉस्ट हम बेयर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर आप दोगे। इन 2 चीजों को अगर मिला के सरकार करना चाहती फिर तो हमारे पास कुछ सोल्यूशन निकलता। लेकिन अगर आप सिर्फ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिक्वेस्ट कर देते हो तो उसको आज तक उन्होंने नहीं माना, तो आप क्यों मानेंगे? और उसमें भी ये हालत है कि पुलिस ये कह रही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोविड का कोई टेस्ट हुआ है तो अगर उसकी इच्छा है तो वो नहीं मानेगी, जैसा हम मौलाना साहब के मामले में देख रहे हैं, क्राइम ब्रांच दिल्ली ने जो किया है।
तो ये भी एक बड़ा सवाल है। परीक्षित जी, आपने अमेरिका की पूरी हालत देखी और अमेरिका में आज त्राही त्राही मची हुई है। क्या अब ये मांग नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि अमेरिकन फ्रांस का उदाहरण देते हैं, कनाडा का उदाहरण देते हैं, इवन ब्रिटेन की बात करते हैं, कि मुनाफे को कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं से बाहर रखना चाहिए और ये सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्या अमेरिका, जो हाईली एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो उसका जो अनुभव है वो इस बात को फिर से नहीं कह रहा है कि दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह से नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए? देखिए, इसमें कुछ एक समस्याएं हैं जो बहुत कोई लीडरशिप यहाँ पर हो जो इन सब को, जो लॉबीज से उनका सामना कर सके, तभी ये संभव है। या फिर ये बाईपार्टिजन, मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों साथ जुड़ के एक साथ पॉलिटिक्स, राजनीति को छोड़कर एक दूसरे के साथ काम करें कि राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, लोगों के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा है, ये तभी हो सकता है। क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, ये तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं और किसी प्रकार से भी कॉस्ट कंट्रोल बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि खुद खड़ा कर सके। तो अगर आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर करोगे तो भी केवल इंश्योरेंस में आप चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा कहा गया है कि नेगोशिएट ड्रग प्राइसेस करो, तो वो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि लॉबिस्ट्स इतने यहाँ पे सक्षम हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 1992 की बात करें, जब हिलरी क्लिंटन यूनिवर्सल हेल्थ केयर करना चाह रही थी, तो सब ने मिलकर उनकी इतनी आलोचना की मीडिया पे कि वो अपने आप सब नेता पीछे हट गए, क्योंकि कोई मेडिकेयर पॉपुलेशन जो चुनाव में भाग लेती है उसको नाराज नहीं करना चाहता। और शायद परीक्षित जी, उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि बर्नी सैंडर्स, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से नॉमिनेट होना चाहते थे और ऐसे तमाम सवाल उठा रहे थे, वो बाहर हो गए हैं रेस से। और ये बताता है कि फिलहाल जिन लॉबीज की आप चर्चा कर रहे हैं वो कितनी पावरफुल हैं और भारत में भी उनके चरण हैं, पूरी तरीके से तंत्र पूरा जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विकास वाजपेयी, इस पूरे परिदृश्य को अब जबकि ये बात आ गई है कि मुनाफा ही असली चीज है, तो जो राष्ट्रीयकरण का सवाल है, क्या भारत में आपको लगता है कि इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए? मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या सवाल? मैंने ये सवाल किया कि जिस तरह अमेरिका का जो पूरा उदाहरण है वो बता रहा है कि इंश्योरेंस बेस्ड जो पूरी हेल्थ सिस्टम है वो कहीं ऐसे संकट के समय काम नहीं आता है। मुनाफा जिनका सबसे बड़ा सिद्धांत है, वो ऐसी महामारी के समय पीछे चले जाते हैं और सरकारें काम करने ही पड़ती उनको। तो क्यों ना राष्ट्रीयकरण की बात उठनी चाहिए? ये बिल्कुल सशक्त तरीके से उठनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीयकरण की को उठाने के लिए हम अगर नेतृत्व पे निर्भर करेंगे तो किसी भी पार्टी का नेतृत्व ये बात नहीं करने वाला। इसके लिए लोगों को समझना होगा और जो जनपक्ष को लाभ होगा। आपको बता दूं कि ये इतना सरल विभाजन नहीं है कि प्राइमरी और इमरजेंसी केयर सार्वजनिक क्षेत्र में दीजिए, सेकेंडरी और टर्शियरी इलेक्टिव केयर आप निजी क्षेत्र को दे दीजिए। हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर के 70% बेड जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट 20 सिटीज में, पहली 20 जो बड़े शहर हैं उनमें केंद्रित है। सरकारी क्षेत्र के भी 50% बेड जो हैं वो 20 सबसे बड़े शहरों में केंद्रित है। ठीक है, तो ये अब आप और तमाम अनुभव हमारे पास है इन इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसीज का, जहां एक्चुअली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर गरीबों का इन स्कीम्स के आने के बाद बढ़ गया। ठीक है, तो क्योंकि निजी क्षेत्र को मुनाफा चाहिए, वो वहां पे अपनी दुकान लगाएंगे जहां पे उनको उनकी इन्वेस्टमेंट मिल सकेगी, जहां पेइंग पेशेंट मिल सकेंगे। गांव का गरीब वो कभी गांव तक नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये तमाम अनुभव होते हुए भी डॉक्टर अग्रवाल बार बार जापान की बात करते हैं, हम कह रहे थाईलैंड आप देखिए, जो कि एक उदाहरण है यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लागू करने का। वहां 96% हॉस्पिटल केयर जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में दी जाती है और इसीलिए वो इतनी सफलता से उसको लागू कर पाए। क्यूबा का एग्जांपल हम क्यों नहीं देख सकते? हम वियतनाम का एग्जांपल क्यों नहीं देखते, जहां वियतनाम में एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है और आज वियतनाम
बड़ी संख्या में दवाइयां, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो अमेरिका को दे रहा है, ठीक है। और इन परिस्थितियों के चलते बिल्कुल अगर हम निजी क्षेत्र का कीर्तन करते रहें तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि पुराने भी अनुभव रहे हैं। डेंगू का हमारे यहाँ 2015 में दिल्ली में बीमारी फैली थी। अविनाश नाम का एक बच्चा 7 साल का, वो 5 अस्पतालों में गया, इंक्लूडिंग मैक्स साकेत एंड मूलचंद, वहां उसको लेने से मना कर दिया। अमन एक और 5 साल का बच्चा, उसकी भी इस तरह मौत हो गई। अविनाश के माता पिता का ने अगले दिन छत से कूद के अपनी जान दे दी अपने बेटे के वियोग। बिल्कुल समय कम है डॉक्टर वाजपेयी, आप जो उदाहरण गिना रहे हैं, हम अभी भी देख रहे हैं कि ऐसे जो कि मरीज हैं वो घूम रहे हैं और उनका एडमिशन कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में उतनी जगह नहीं है। ये भी सच्चाई है कि भारत में सरकारी क्षेत्र यानी सरकार की ओर से हर मरीज पर बमुश्किल 1112 रुपये प्रति वर्ष खर्च होते हैं। कैसे होगा? देश में जेट खरीदे जाएंगे, तमाम बड़े बड़े खर्चे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च नहीं होगा। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर को चाहिए मुनाफा। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये भी कि छोटे शहरों और गांवों की ओर तो बिल्कुल भी कोई नहीं देखेगा। यानी गैर बराबरी न सिर्फ प्राइवेट और सरकारी अस्पताल बल्कि शहर, गांव और कस्बों को लेकर भी है। जबकि नागरिक यानी वो जिसके बारे में संविधान में लिखा है हम भारत के लोग, वो हर जगह है, सुदूर गांवों में भी है और देश की राजधानी में भी है। बड़े सवाल हैं जिस पर सबको सोचना चाहिए, आपको भी, हमको भी और शायद सरकार को भी, अगर वक्त मिले तो। राजनीति में आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।